अन्य पक्षी भी इधर उधर मौजूद थे, जो जानना चाहते थे कि आखिरकार गौरी कवि ऐसे क्यों रो रही है। अरे अरे हरियाली, तुम तो एक औरत हो, जाओ जाओ जाकर पता लगाओ क्यों रो रही है आखिर ये गौरी। अरे मिट्ठू जी, मैं औरत हूँ तो क्या हुआ, लेकिन औरत पक्षी होने के बावजूद गौरी कवि मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। बस एक रानो ही है जिससे वो अपने दिल की बातें बताती है। अरे ऐसा इसलिए करती होगी क्योंकि रानो चिड़िया किसी की बात किसी से नहीं करती। देखना बाहर आएगी, हम पूछेंगे तो कुछ और ही बताएगी। हाँ मिट्ठू जी, इसलिए तो वो मुझे नहीं बताती। उसे लगता है मैं जंगल के पक्षियों में फूंक दूंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लूसी, तुम जाकर क्यों नहीं पूछती ये क्यों रो रही है ऐसे? बंटी जी, मैं क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं बताती। रानो गई है, वो आएगी तो उससे ही पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ घोंसले के अंदर रानो चिड़िया गौरी कवि को सहानुभूति दे रही थी। गौरी बहन, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। कालू भैया अपने काम में मसरूफ भी तो हो सकते हैं। आप ऐसे शोर न मचाएं, पूरा जंगल बाहर इकट्ठा है। चिड़िया ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कालू मुझे यूँ इग्नोर ना करता। कालू अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, मेरे लिए मीठे फल नहीं लाता। देखो, जग्गू भी भूखा है, सूखा दाना लाया था, मेरे बेटे ने नहीं खाया। अरे जब उसकी माँ सूखा दाना नहीं खाती तो मेरा बच्चा कहाँ से खाएगा? गौरी, तो क्या आपने जग्गू को ऐसे ही स्कूल भेज दिया भूखे पेट? नहीं, शाम लाया था कालू एक फल, मैंने वही उसके टिफिन में बांध कर दिया है, वही लेकर गया है वो। गौरी बहन, रोज रोज फल मिलना भी तो मुमकिन नहीं ना। जब सूखा दाना मिलता होगा तो पेट भरने के लिए कालू भैया वही ले आते होंगे। रानो, तू हमेशा बस साइड ही लेती रहती है। मैं बता रही हूँ, अगर कालू आज मीठा फल नहीं लाया तो छोड़कर चली जाऊंगी उसे। मुझे लगता है वो मीठे फल किसी और कौवी को देता है और मेरे नसीब सिर्फ ये सूखा दाना। ठीक है गौरी बहन, आप चिंता ना करें। आप फिलहाल अपने आंसू पोंछें और आराम करें। घर में पड़ी पड़ी आप भी तो बोर हो जाती होंगी। आज शाम आप मेरे साथ चलना, मैं आपको पड़ोस वाले जंगल ले जाऊंगी। पड़ोस वाले जंगल में मीठे फल आसानी से मिल जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी इतनी दूर, मेरे पंखों में वैसी दर्द है, हिम्मत नहीं मेरे अंदर। एक काम करना चिड़िया, कालू को ही ले जाना और रोजाना उसे रास्ता दिखाना ताकि वो मीठे फल ही लाए। ऐसे ही रानो चिड़िया उसे समझाकर बाहर निकल जाती है। बाहर सभी पक्षी उसे घेर लेते हैं। अरे अरे रानो, क्या हो गया, क्यों रो रही थी ये? मिठू भैया, हरियाली बहन, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस पति पत्नी की आपसी बहस हो गई थी, इसलिए गौरी बहन परेशान है। आप लोग चिंता ना करें, अपने अपने घोंसलों में जाएं। वैसे भी जंगल में शिकारी चील घूम रही है, घोंसले खाली छोड़ना अच्छा नहीं है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा मिट्ठू जी, मैं ना कहती थी ये चिड़िया कुछ नहीं बताएगी। अरे तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी तरह जंगल की इधर से उधर बुराइयां करते फिरे? चलो, सही कह रही है, अपने अपने घोंसलों की ओर चलो। माँ, क्या हो गया, आप बाहर क्यों गई थी? क्या गौरी आंटी ठीक है? वो ऐसे क्यों रो रही थी मम्मा? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, आप जल्दी से भोजन करें और चलें। आज मैं आपको उड़ना और भोजन लाना भी सिखाऊंगी। मम्मा, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और वैसे भी मुझे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं, इसलिए तो मैं दाना लेने जाना चाहती हूँ ताकि मैं आपके लिए भी दाना ला सकूँ। बहुत अच्छे मेरी गुड़िया बेटी, अब आप जल्दी से भोजन कर लें। उसके बाद आप और मैं, हम दोनों मिलकर दूसरे जंगल जाएंगे, जहाँ मैं आपको मीठे फल की खोज करना सिखाऊंगी। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को दूसरी जंगल की ओर ले जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे कालू भैया, क्या आप भी मीठे फल की तलाश में आए हैं? हो, मैं भी मीठे फल की ही तलाश कर रहा था। क्या बताऊं रानो बहन, ये गौरी मुझसे दिन ब दिन लड़ती रहती है। पहले बाहर काम करो पैसे जमा करने के लिए। जग्गू की स्कूल की फीस जो इतनी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसे, लेकिन ये गौरी समझती नहीं, इसे रोजाना मीठे फल ही चाहिए है। हाँ कालू भाई, आज मैं आपके घर गई थी। गौरी बहन बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें समझाया, यूँ इस तरह तमाशा ना करें। मुझे लगता है हमें गौरी बहन को सबक सिखाना ही होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसा क्या करूँ कि गौरी को सीख मिल जाए। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को पूरा प्लान समझाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, मुझे पूरा भरोसा था आप मेरे लिए मीठा फल ही लाएंगे। हाँ गौरी,
कभी कभी भरोसा तब भी कर लिया करो जब मैं सूखा दाना लाता हूँ। एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के सुख दुख में साथ रहे और सूखा खाना खाकर भी उसका साथ निभाए। कालू, सब कुछ कहो लेकिन सूखे दाने की बात ना करो। मेरी चोंच में अटक जाता है सूखा दाना, मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन गौरी, हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो सुख दुख में उसका साथ दे सके। कालू, तो आप दूसरी शादी कर लो और अपने सुख दुख की साथी ढूंढ लो। अगर मेरे लिए मीठे फल नहीं लाए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ठीक है गौरी, चली जाओ। अब तुम देखना, मैं कल ही दूसरी शादी कर लूंगा। कालू, फालतू की बातें ना करो, चलो भोजन करो। और फिर वो दोनों भोजन करते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। गौरी बहन, एक बहुत बुरी खबर है, सोचा आपको बता दूं। चिड़िया, मेरा दिल ना दहला, जल्दी बता, आखिर क्या हुआ है? क्या कालू कौवे के पंख में चोट लग गई? क्या वो मुझे भोजन नहीं ला के दे सकेगा? नहीं नहीं गौरी बहन, आज मैंने जो देखा मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कालू भाई एक दूसरी पक्षी के साथ नदी किनारे बैठे हुए सूखा भोजन खा रहे थे। वो पक्षी उनके साथ बहुत खुश थी। शायद आपके मीठे फलों की जिद कालू जी को बुरी लग गई है। अब मुझे डर है कहीं वो किसी और पक्षी से शादी ना कर ले जो उनके साथ सूखे दाने में भी खुश रहेगी। रानो, रानो, तू ये क्या कह रही है? मेरा कालू ऐसा नहीं कर सकता। चल मुझे दिखा, आखिर कौन है वो पक्षी? क्या वो मुझसे सुंदर है? जंगल की सबसे सुंदर पक्षी हूँ मैं। गौरी बहन, कई बार सुंदरता मायने नहीं रखती, मायने रखता है इंसान का दिल, उसके जज्बात। आप कालू भाई को इतना परेशान करती हो सकता है इसलिए उन्होंने ये सब किया होगा। सुंदरता आज नहीं तो कल सब खत्म हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो वो है आपका दिल, आपकी सीरत। छोटी चिड़िया, ऐसे बातें ना बना, मेरा दिल दहला जा रहा है। चलो चलो, मैं अपने कालू को खोना नहीं चाहती। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास उसे ले जाती है। कालू कौवा जब गौरी कवि को आते देखता है तो वो दूसरे पक्षी को अपने पंख से खाना खिलाने लगता है। बिजली, तैयार हो जाओ, देखो गौरी आ रही है। ये लो, जल्दी जल्दी भोजन खाओ और मेरे थोड़ा करीब आ जाओ। बिजली कवि उसके पंखों से भोजन खाने लगती है। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी गौरी कवि वहाँ आ जाती है। कालू, कालू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और तू कौन है रे कवि? भाग जा यहाँ से वरना तेरे पंख नोच डालूंगी। एक अच्छी पत्नी बनना सीखो, उसके बाद दूसरी कवि पर इल्जाम लगाना। इतना कहकर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। कालू, कालू, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुमने दूसरी कवि की ओर नजर उठाकर देखा? तुम तो कहते थे कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। हाँ गौरी, ये सच है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन तुम मुझे अपना समझती ही कब हो? तुमने तो मुझे अपना गुलाम, अपना नौकर बना कर रखा है। एक पत्नी का फर्ज कब निभाया है तुमने? कालू, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे साथ यूँ ना करो। वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम बिजली की तरफ ना देखोगे। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद भोजन लेने जाऊंगी, सारे काम करूंगी घर के, कभी तंग नहीं करूंगी आपको। ठीक है गौरी, मैं वादा करता हूँ कभी बिजली कवि की तरफ नहीं देखूंगा। गौरी कवि को अब अक्ल आ चुकी। करवा चौथ आने वाला था। लाल जोड़ा पहनकर हाथों में चूड़ी और पायल की छनक त्योहार की रौनक को बढ़ा रही थी। एक औरत अपने हाथ में चूड़ियों की एक टोकरी लेकर नदी किनारे की ओर जा रही थी। वो थकी हुई थी लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो टोकरी जमीन पर रख देती है और नदी की ओर देखती है। हे चांद महाराज, आज फिर करवा चौथ है। हर साल मैं इन्हीं चूड़ियों को पहनकर आपका व्रत करती हूँ। इन्हीं में मेरी सुहाग की दुआ है। मेरी उम्मीद है अगर कभी मैं इन्हें भूल भी जाऊं तो आप इनका आशीर्वाद जरूर पहुंचा देना किसी भी जरूरतमंद के पास। वह औरत कुछ समय तक वहीं खड़ी रहती है और उसके बाद अपने घर की ओर वापस हो जाती है। लेकिन चूड़ियों की टोकरी वो वहीं भूल जाती है। नदी के पास तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो टोकरी नदी के बहाव से धीरे धीरे जंगल की ओर बह निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के सन्नाटे में रानो चिड़िया अपने बच्चों को पंख में समेटे हुए बैठी थी। हे भगवान, ये कैसी ठंड है। आज तो सिर्फ हवा हड्डियों में ही उतर रही है। मेरे बच्चों के पंख तो भी बहुत छोटे हैं, ठंड से जमने लगे हैं। काश मेरे पास भी कोई घर होता जहाँ मैं इन्हें छुपा पाती। हमारी तो हर रात एक जैसी ही बीतती है। हवा, ठंड और अंधेरे का